बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के बारे में मॉडर्न थ्योरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस सिलसिले में जो सबसे पहली थ्योरी है वो है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया है, वेस्पर थ्योरी कहते हैं। कंप्लीट आपने इसको याद कर लेना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती क्या है, इससे हमें बेसिक क्या आइडिया मिलता है। पहले नंबर पे अबाउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट के बारे में बताती है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो खुद को कैसे अरेंज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा ये हमें मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में बताती है कि जो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, उसमें उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। तो सबसे पहले इसका जो आइडिया था वो साइजविक और पावेल ने दिया था, ये मेरा ख्याल है 1940 में। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मदद से हम किसी भी कोवलेंट कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट को डिटरमाइन कर लें तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन किया जा सकता है। फिर फर्दर इसे एक्सटेंड किया ग्लिस्पी ने और नेलहोम ने। इन्होंने वो तरीक़ाकार बताया कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मदद से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये दो बेसिक बातें हैं जो इस थ्योरी से हमें जिस चीज़ का आइडिया मिलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे खुद को अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, और जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या होगी, एंगल्स वगैरह का भी आइडिया हमें यहाँ से मिलता है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन पेयर को समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं। पेयर से तो हमें पता चलता है कि जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर में बी बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर में बी बॉन्ड पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर में बी लोन पेयर। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे उनको हम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, एक ही एटम के पास होंगे, उनको हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया की एग्जांपल लें NH3, तो इस तरह से हम कुछ अमोनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अमोनिया को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तीन इसमें कोवलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ। इसमें हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में है। ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लेकिन चूंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड पेयर होंगे। ये भी बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर के और ये भी। लेकिन ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, नाइट्रोजन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, इनको हम कहते हैं ये लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास अमोनिया के अंदर ये एक लोन पेयर होता है, और ये तीन जो है इसके पास बॉन्ड पेयर हैं। तो इनको कंबाइंड हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स कह देते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मे बी वो लोन पेयर भी हो सकता है और बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। अब इस थ्योरी के कुछ बेसिक असम्पशंस, कुछ बेसिक बातें जिनको हम जहन में रखते हुए मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज और शेप्स को डिटरमाइन करेंगे। ये बातें आपने अच्छे से समझ लेनी है कि इस थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये थ्योरी हमें ये कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को जब डिटरमाइन करेंगे, इधर मॉलिक्यूल लीनियर है या ट्राइगोनल है या टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, इस सब को ज्योमेट्री को देखने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए ये दोनों पेयर्स जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अंदर बॉन्ड पेयर भी पार्टिसिपेट करता है और उसके अंदर लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है। दूसरा इसका बेसिक पॉइंट ये है कि ये जो पेयर्स है इलेक्ट्रॉन पेयर्स,
ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम से कम हो सके। मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे तो रिपल्शन कम से कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मॉलिक्यूल तब ही मैक्सिमम स्टेबल होगा जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो दूसरा पॉइंट भी यही है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो। जितनी कम रिपल्शन होगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक सेंट्रल एटम है ए, और इसके साथ दो बॉन्ड बना रहे हैं बी एटम, AB2 टाइप का एक मॉलिक्यूल है। अब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ ये दो बॉन्ड बी जो है इसके साथ बना रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता इस थ्योरी के मुताबिक कि ये बी खुद को इसके इर्द गिर्द ऐसे अरेंज कर लें। इस तरह से जो एंगल होगा ये कम होगा, जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इन्होंने ऐसे अरेंज करना है कि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम से कम हो सके। तो किस एंगल पे रिपल्शन कम से कम होगी वहाँ पे जाके ये खुद को एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ दो एटम अटैच हैं, कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो फिर रिपल्शन कम से कम कब होगी? जब दोनों एक दूसरे से 180 के एंगल पे होंगे, लाइक दिस। इस तरह से अगर तीन एटम हों सेंट्रल एटम के साथ अटैच, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो वो खुद को इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते कि वो करीब करीब हो और उनके दरमियान रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो। इन्होंने ऐसे अरेंज करना है कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और रिपल्शन इनके दरमियान कम से कम हो सके। तो लाइक दिस एंगल मैक्सिमम होगा इनके दरमियान जितना भी हो सकता है, तो ये 120 के एंगल पे एक दूसरे को अरेंज करेंगे। तो ये इस थ्योरी का सेकंड पॉइंट है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो लोन पेयर की फॉर्म में है या बॉन्ड पेयर की फॉर्म में है, वो खुद को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। अगर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उनके दरमियान जो रिपल्शन होगी वो मिनिमम होगी। अब जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैंने आपको बताया बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो इक्वल नहीं होती। लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। उसकी रीज़न भी है, रीज़न भी अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले रिपल्शन का ऑर्डर डिस्कस कर लें। लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसको ऐसे लिख देते हैं, लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान सबसे कम रिपल्शन होगी। ये रिपल्शन का ऑर्डर होगा। मैक्सिमम रिपल्शन लोन पेयर के दरमियान, उससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यहीं से इसको देख लो, ये जो बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब दो तरफ से न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके लिए घूमने फिरने के लिए, मूव करने के लिए जगह बहुत कम है। ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, बहुत कम स्पेस में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो न्यूक्लियस दोनों तरफ से इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो लोन पेयर सिर्फ किसके अंडर है? ये नाइट्रोजन के अंडर है। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस सिर्फ इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन काम कर रही है, तो ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसलिए जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है, उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है एज़ कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। रीज़न क्या है? रीज़न भी जहन में रखनी है। ये भी पूछ लेता है कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्यों ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? क्योंकि लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के अंडर होते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वर्क कर रही होती है। और आखिरी पॉइंट
कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड डबल भी हो सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, लेकिन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के ऊपर, शेप्स के ऊपर उनका कोई अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है AB2 टाइप और इसमें सिंगल बॉन्ड है A और B के दरमियान, और ये एक मॉलिक्यूल है AB2 टाइप, इसमें A और B के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है A और B के दरमियान, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है A और B के दरमियान, लेकिन यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर बात है जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे एज़ कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, लेकिन ज्योमेट्री के ऊपर, शेप के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर ये मॉलिक्यूल लीनियर है विद 180 एंगल तो ये मॉलिक्यूल भी लीनियर ही होगा। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है। एक और बात जो आपकी बुक में तो मेंशन नहीं है लेकिन उसको आपने याद रखना है, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है। ये भी एक टर्म इसमें इस्तेमाल होती है स्टेरिक फैक्टर की। स्टेरिक फैक्टर होता है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, ये सेंट्रल एटम है, इसके इर्द गिर्द टोटल कितने लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, उनको सम कर लो, जमा कर लो, तो वो मॉलिक्यूल का स्टेरिक फैक्टर से सेंट्रल एटम का स्टेरिक फैक्टर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, इनको ऐड कर लो 3 + 1, तो इसका स्टेरिक फैक्टर कितना होगा 4। वाटर का मॉलिक्यूल H2O, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर ऐड कर लो 2 + 2, स्टेरिक फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 4। BF3 बोरोन के इर्द गिर्द 3 फ्लोरीन होते हैं, 3 फ्लोरीन, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो 3 + 0 कितना हो जाएगा इसका स्टेरिक फैक्टर 3। तो इसको स्टेरिक फैक्टर कहते हैं इस टर्म को। तो इस टर्म को आपने याद रखना है, मुश्किल तो नहीं है स्टेरिक फैक्टर को काउंट करना। टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट कर लो तो उसको हम स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। तो अब हम मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये बातें आपके जहन में बैठ गई हैं अच्छे से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बैठी तो इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से रिपीट करके देख लें, ताकि जब हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को डिस्कस करें तो वहाँ पे उनको समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आप अपनी बुक में देखें तो मॉलिक्यूल्स को AB टाइप करके डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले तो हम इस AB का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि इसी लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे कि AB का क्या मतलब है। यहाँ पे जो A है ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, और B जो है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर भी आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है उसमें A के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसको हम लिखेंगे AB4 टाइप, AB4 टाइप। अब में भी वो चारों के चारों बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, या उनमें से 1 लोन पेयर हो सकता है, 2 लोन पेयर हो सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से, अगर तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे तो उसको हम AB4 ही लिखेंगे। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा तो उसको हम लिख देंगे AB3L, L1 लिख दें या L लिख दें। इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। ये सेंट्रल एटम है, ये 3 बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। या अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो तो AB2L2, ये सेंट्रल एटम हो गया A, ये 2 बॉन्ड पेयर और ये 2 लोन पेयर। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे जो सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं वो AB2 टाइप, AB2 टाइप मॉलिक्यूल, इसमें A जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा और B जो होंगे इसके इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और इसमें दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं, इसमें लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता। तो एक ही केस बनेगा जब दोनों के दोनों जो पेयर होंगे वो बॉन्ड पेयर्स होंगे, और यहाँ पे जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर वो यहाँ पे 0 होगा। ऐसे केस में असम्पशन हमने पढ़ रखा है
कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने खुद को ऐसे अरेंज करना है कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो, तो सिर्फ दो ही पेयर हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये खुद को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द लीनियर वे में अरेंज करें। लीनियर वे में अरेंज करेंगे तो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। लीनियर वे में अरेंज करने से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज़ाहिरी बात है लीनियर, और जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 का। बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। जो ग्रुप 2 के क्लोराइड्स वगैरह होते हैं, हैलाइड्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर यही ज्योमेट्री पाई जाती है और इतना एंगल होता है 180 का। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का क्लोराइड हो गया, इस तरह से मैग्नीशियम का क्लोराइड हो गया, इस तरह से कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, इस तरह से मरकरी का क्लोराइड हो गया। इन सब के अंदर कोई भी लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ये वाली ज्योमेट्री को ये फॉलो करेंगे, लीनियर ज्योमेट्री, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 का। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कितने इसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर्स का हमें कैसे पता चलेगा। तो वो आप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के उसको आप देख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें फिर देखें कि कितने इसमें लोन पेयर बनते हैं या नहीं बनते। फॉर एग्जांपल बेरिलियम की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूँ, 2s1, 2px1, 2py भी ज़ीरो होता है, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और 2pz भी इसमें ज़ीरो होता है। अब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनको भूल जाओ। दो क्लोराइड ने अटैच होना है, एक क्लोराइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा और दूसरा क्लोराइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब इसके पास कोई भी लोन पेयर बाकी नहीं बचता। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के आप देख सकते हैं कितने लोन पेयर बनते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखें। तो आपको ऐसे ही एग्जांपल्स याद करनी पड़ेंगी। यूजली जो ग्रुप 2 के हैलाइड्स होते हैं, ग्रुप 2 के हैलाइड्स और हाइड्राइड्स वगैरह वो इसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं, साथ कैडमियम और मरकरी वगैरह के क्लोराइड भी, इनको भी याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है AB3 टाइप। AB3 टाइप यानी जब तीन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब इसमें दो कैटेगरीज बनेंगी। ए कैटेगरी जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे और जो लोन पेयर होगा वो ज़ीरो होगा। अगेन असम्पशन आपने वो जहन में रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उन्होंने खुद को ऐसे अरेंज करना है कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो, रिपल्शन मिनिमम हो। तो AB3 टाइप के अंदर ये सेंट्रल एटम हो गया ए, इसके इर्द गिर्द तीनों बॉन्ड पेयर खुद को 120 के एंगल पे अरेंज करेंगे। जब 120 के एंगल पे अरेंज करेंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और इस तरीके से जो ज्योमेट्री बनेगी मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और जो एंगल्स बनते हैं वो इसमें 120 के एंगल्स बनते हैं। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल इस ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं? जो ग्रुप 3 के हेलाइड्स होते हैं, ग्रुप 3 बोरोन वाला जो ग्रुप है, उसके हेलाइड्स और हाइड्राइड्स वगैरह इसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल BF3, इस तरह से AlCl3, इसी तरह से या AlH3, इस तरह से इस ग्रुप 3 के जो हेलाइड्स हैं और हाइड्राइड्स हैं वो इसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। अगेन वही, अगर आपने चेक करना है कि लोन पेयर आएगा या नहीं आएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखनी पड़ेगी। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, एक्साइटेड स्टेट में बोरोन को लिख लेते हैं 1s2, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2s1 होता है, 2px1 होता है, 2py1 होता है, 2pz0 होता है। तो तीन इसके साथ फ्लोरीन अटैच होंगे। एक फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो कोई भी लोन पेयर बाकी नहीं बचता। तो इस तरीके से जितने भी ये वाले इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं और इतना उनमें एंगल होता है। अब जो सेकंड केस है
AB3 टाइप के अंदर वो है बॉन्ड पेयर, 2 होंगे इसमें, और जो लोन पेयर है वो इसके अंदर 1 होगा। टोटल सम करें तो ये 3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB2 और यहाँ पे लोन पेयर बना दो, ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए और ये एक लोन पेयर हो गया। अगेन यहाँ पे असम्पशन वही फॉलो होगा, लेकिन इसमें 1-2 नई बातें भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी आपने याद रखना है कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर के मुकाबले में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये पेयर्स खुद को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ट्राइगोनल ज्योमेट्री के लिहाज से अरेंज करेंगे। अब 2 टर्म्स यूज होती हैं। एक हम कहते हैं कि एक हम टर्म यूज करते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट कैसी है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आएंगे, बॉन्ड पेयर भी आएंगे और लोन पेयर भी आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट इसमें ट्राइगोनल ही है। इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अरेंजमेंट है इसमें ट्राइगोनल ही है। एक होती है शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये अलग चीज होती है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते, वहां पे हम लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते। वो सिर्फ जो शेप बनती है वो बॉन्ड पेयर के लिहाज से बनती है। तो जो शेप बनेगी वो इस तरह से, इसको हम वी शेप या बेंट कहते हैं। जो शेप बनेगी वो वी शेप या इसको बेंट भी कह देते हैं, या इसको एंगुलर भी कह दिया जाता है, या इसको एंगुलर भी कह देते हैं। डिफरेंट नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अगर वो आपसे पूछे कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी है, तो वो ट्राइगोनल ही है। एक साइड पे लोन पेयर है, 2 साइड पे बॉन्ड पेयर है। लेकिन अगर आपसे पूछे या मॉलिक्यूल की शेप या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, तो फिर ये वी शेप बनती है। इस तरह से वी शेप बनती है, लाइक दिस वी शेप। और एंगल जो होगा ये लेस देन 120 हो जाएगा। लेस देन 120 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। जब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये बॉन्ड्स को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर देगा। जब ये बॉन्ड्स को पुश करेगा तो ये वाला एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये आइडियल ट्राइगोनल ज्योमेट्री नहीं है। आइडियल कब होती? जब ये एंगल सारे 120 के होते। अब ये वाला एंगल थोड़ा इंक्रीज हो गया और ये वाला एंगल थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो इसको हम आइडियल ट्राइंगल नहीं कहते। ये आइडियल ट्राइंगल नहीं बनती। तो मॉलिक्यूल की जो शेप बनेगी वो वी शेप या बेंट कहेंगे, और जो एंगल होगा वो लेस देन 120 होगा। किस वजह से? इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से। तो इस बात को आपने याद रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक अलग चीज है, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एक अलग चीज है। इन्हीं दोनों केसेस में हम एक एक मल्टीपल बॉन्ड वाले एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल SO3 ये इस कैटेगरी के अंदर आता है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। और SO2 ये इस कैटेगरी के अंदर आता है, इसमें भी सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। SO3 की शेप लाइक दिस कुछ इस तरह से बनेगी, सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी और एंगल जो होगा वो 120 का होगा। लेकिन जो SO2 होगा सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर होगा और 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर होंगे, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड होगा। अगेन ये जो एंगल बनेगा ये लेस देन 120 होगा। किस वजह से? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये रिपल्शन क्रिएट करता है, उसकी रिपल्शन की वजह से। और मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होगी उसको हम वी शेप, बेंट या एंगुलर कहेंगे। आपके सिलेबस में जो लास्ट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो है AB4 टाइप। अब AB4 टाइप के अंदर 3 कैटेगरीज बनेंगी। पहली कैटेगरी को पहले डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी होगी जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर इसमें 0 होगा। लोन पेयर इसमें 0 होगा, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं AB4। और एग्जाम्पल हम इसमें एक स्पेसिफिक डिस्कस कर लेते हैं, मीथेन की एग्जाम्पल। तो AB4 टाइप के अंदर सेंट्रल एटम A होगा, इसके इर्द गिर्द
जो बॉन्ड पेयर्स हैं उन्होंने खुद को अरेंज करना है इस तरीके से कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो, और जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन जो होगी वो मिनिमम होगी। तो ये खुद को टेट्राहेड्रल वे में अरेंज करते हैं। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनेगी तो जो एंगल होगा वो होगा 109.5। जितने भी इस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे वो इसी ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को। अब इसमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट है वो भी टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो वही ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की और वही इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट होगी। मीथेन की एग्जांपल अगर हम देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में होती है 1s2, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2s1 एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, 2px1, 2py1 और 2pz1, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन। तो ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो जो मीथेन का मॉलिक्यूल होगा वो इस ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। परफेक्ट टेट्राहेड्रल या आइडियल टेट्राहेड्रल बनेगी और जो एंगल्स होंगे सारे के सारे वो कितने होंगे, 109.5। इसी तरह से इसी ग्रुप के अंदर CCl4 इसी ज्योमेट्री को फॉलो करता है। SiH4 सिलिकॉन इसी ज्योमेट्री को फॉलो करता है, सिलिकॉन का हाइड्राइड। इस तरह से जर्मेनियम का हाइड्राइड ले लो, ये भी इसी ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। सिलिकॉन का क्लोराइड ले लो, ये भी इसी ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। तो इस ग्रुप के जो हाइड्राइड्स और हेलाइड्स वगैरह हैं ये इसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है जी सेकंड इसकी टाइप, जिसमें बॉन्ड पेयर जो होंगे वो 3 होंगे और लोन पेयर जो होगा वो 1 होगा। टोटल 4 हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं AB3, 3 बॉन्ड पेयर और 1 इसके ऊपर जो है वो लोन पेयर होगा, या इसको AB3L भी लिख सकते हैं। AB3L, L मतलब 1 लोन पेयर है इसके पास और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर है। अब अगेन वही बात, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बॉन्ड पेयर को वो थोड़ा रिपेल कर देगा। रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है ये 109 से कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, उसे रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं बनेगी। आइडियल टेट्राहेड्रल या परफेक्ट टेट्राहेड्रल कब होगी, जब एंगल 109.5 के होंगे। तो इस लोन पेयर की वजह से, ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से इन बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो एंगल है वो थोड़ा कम हो जाएगा और ये एंगल 109.5 से कम हो जाएगा। कितना होता है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। तो इसकी रिपल्शन की वजह से जो इसकी अरेंजमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है इसको हम पढ़ते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है और जो एंगल होगा इसके अंदर वो मैंने बताया मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया की अगर हम एग्जांपल लें, अमोनिया तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन ये किसके ऊपर लोन पेयर, ये 3 इसके साथ बॉन्ड पेयर होंगे और ये जो एंगल होगा ये इसके अंदर होता है 107.5। तो ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी, इसको हम पढ़ते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। तो इस ग्रुप के हाइड्राइड्स वगैरह और हेलाइड्स वगैरह इसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल PH3 ले लो और इस ग्रुप से में नीचे चले जाओ तो जो हाइड्राइड हेलाइड होते हैं वो इसी ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे। और लास्ट है तीसरा, जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB2, 2 इसके ऊपर लोन पेयर बना दो, या इसको ऐसे लिख लो AB2L2। तो अगेन अब 2 लोन पेयर आ गए। अरेंजमेंट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर की टेट्राहेड्रल ही रहेगी, टेट्राहेड्रल वे में खुद को अरेंज करेंगे। लेकिन चूंकि लोन पेयर ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी है तो वो जो बॉन्ड्स बनेंगे उनको थोड़ा और अंदर को पुश कर देंगे, एंगल थोड़ा और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से
ये एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये दो बॉन्ड पेयर होंगे और ये जो एंगल होगा ये इसके मुकाबले में भी कम हो जाएगा, या ऐसे कह लो कि 109.5 से कम होगा। कितना कम होगा, अगेन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। तो इस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, दो कॉर्नर के ऊपर लोन पेयर है, दो कॉर्नर के ऊपर बॉन्ड पेयर है। लेकिन जो ज्योमेट्री है, जो मॉलिक्यूल की शेप है वो बनती है इसके अंदर वी शेप। वी शेप, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके अंदर वी शेप बनेगी। वी शेप कह लो, या इसको बेंट भी कह देते हैं, या एंगुलर भी कह देते हैं। ये तीन नाम यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल में H2O के अंदर ऑक्सीजन दो लोन पेयर होते हैं इसके पास और दो ये बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो एंगल होता है ये होता है 104.5, क्योंकि ये दो लोन पेयर हैं, ये ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो थोड़े और कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट को आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट इन तीनों केसेस में टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर शेप है वो चेंज होती जाएगी। वो किस वजह से चेंज होगी, वो इन लोन पेयर्स की वजह से मॉलिक्यूलर शेप जो होगी वो चेंज होगी। और मॉलिक्यूलर शेप हम सिर्फ किसके लिहाज से डिटरमाइन करते हैं, बॉन्ड पेयर के लिहाज से। उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगेन अगर आपने लोन पेयर्स को चेक करना है कितने लोन पेयर हैं, तो इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब ये दो लोन पेयर हो गए, एक और ये आउटर शेल के ये दो लोन पेयर हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और ये दो लोन पेयर हो गए। तो इस तरीके से लोन पेयर्स को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप एग्जाम्पल्स को ऐसा सच याद कर लें जैसे बुक के ऊपर लिखी हुई है। वाटर का मॉलिक्यूल है, इस तरह H2S का मॉलिक्यूल है, तो इसी ग्रुप में नीचे जाते जाएं। इसी ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं वो इसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। अब इस थ्योरी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था एग्जाम्स के अंदर कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी जो शेप है वो वी शेप होती है, बेंट होती है या एंगुलर होती है, जबकि CO2 जो है वो लीनियर होता है। CO2 ये लीनियर होता है, लीनियर। और जबकि H2O इसकी जो शेप है वो वी शेप होती है या बेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है। अब कार्बन के ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, तो चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएंगे। कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, दो के दो बॉन्ड पेयर होंगे। तो ये लीनियर ज्योमेट्री और 180 का एंगल होगा। जबकि यहाँ वाटर के अंदर दो इसके पास जो होते हैं वो दो जो है इसके पास लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इसलिए जो एंगल होता है वो इसका 104.5 होता है। ज्योमेट्री जो बनती है वो वी शेप या बेंट ज्योमेट्री बनती है। या इसी तरह से एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा था कि BF3 और NF3 इसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सेम बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी तीन तीन बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन BF3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होता है और NF3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 102 का होता है। तो ऐसा क्यों है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बोरोन में बॉन्ड बनाने के बाद, तीन बॉन्ड बनाने के बाद कोई भी लोन पेयर नहीं बचता, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी 120 के एंगल के साथ। जबकि NF3 के अंदर बॉन्ड्स बनाने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करता है। उस रिपल्शन की वजह से जो एंगल्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 102 के एंगल्स हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि लोन पेयर की वजह से जो एंगल है वो दबते हैं, कम होते हैं, कितने होंगे वो डिपेंड करता होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस थ्योरी में से वो पूछ लेता है कंपेयर करके, या ऐसे भी पूछ लेता है कि कोई से दो मॉलिक्यूल दे के MCQs के अंदर आपसे ऑप्शन पूछ सकता है कि इनमें कौन से मॉलिक्यूल जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल है, यानी उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम बनेगा, उनकी ज्योमेट्री सेम बनेगी। तो उसको भी हम वेस्पर थ्योरी को देखते हुए उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए लास्ट में इस थ्योरी को हम टेबल की फॉर्म में सम अप कर लेते हैं ताकि सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। तो AB2 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दो होते हैं, टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो दो होते हैं, और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं।
यहाँ पे दोनों के दोनों जो होंगे बॉन्ड पेयर होंगे और जो लोन पेयर होगा यहाँ पे 0 होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर इसमें 0 होता है, एक ही केस होता है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो खुद को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कैसे अरेंज करते हैं? लीनियर वे में। लीनियर वे में ज्योमेट्री भी क्या होगी इसकी? लीनियर ही होगी, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं होता, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर ही होते हैं। और जो एंगल बनता है यहाँ पे वो 180 का बनता है। एग्जांपल्स मैंने आपको बता रखी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एग्जांपल्स जो ग्रुप 2 के जो हेलाइड्स वगैरह होते हैं, हाइड्राइड्स वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2, MgCl2 या CaCl2, इस तरह से कैडमियम का क्लोराइड, ये भी इसी ज्योमेट्री को फॉलो करता है, या इस तरह से मरकरी का क्लोराइड, ये भी इसी ज्योमेट्री को फॉलो करता है। AB3 टाइप इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 3 होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो इसमें 3 होंगे। अब इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस क्या बनेगा? जब बॉन्ड पेयर जो होंगे वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर यहाँ पे 0 होगा पहले केस के अंदर। जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर 0 होगा तो उस वक़्त जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, या ट्राइंगुलर भी कह देते हैं, ट्राइगोनल भी कह देते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और इस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, क्योंकि तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो ट्राइगोनल ही ज्योमेट्री बनेगी। और जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 का इस केस के अंदर। एग्जांपल्स आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम BF3 या BCl3 इस तरह के जो ग्रुप 3 के हाइड्राइड और हेलाइड्स होते हैं वो इस ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। अब इसी में सेकंड केस जो है वो है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 ही होंगे, सेकंड केस बनेगा जब बॉन्ड पेयर 2 होंगे और लोन पेयर 1 होगा। टोटल सम करो तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएंगे। ये बात याद रखनी है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चेंज होती। जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में या लोन पेयर की फॉर्म में, उनकी अरेंजमेंट ट्राइगोनल ही रहेगी। जो अरेंजमेंट होगी वो उनकी ट्राइगोनल ही रहेगी। लेकिन जो मॉलिक्यूलर शेप होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर तो ज्योमेट्री के अंदर या शेप के अंदर हिस्सा नहीं लेते, वो सिर्फ बॉन्ड पेयर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर शेप बनेगी उसको हम बेंट कह देते हैं या एंगुलर कह देते हैं, या इस तरह से इसको वी शेप भी कह देते हैं। और जो एंगल होगा वो लोन पेयर की वजह से लेस देन 120 हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट ट्राइगोनल नहीं बनेगी, शेप जो होगी परफेक्ट नहीं होगी। तो लोन पेयर की वजह से लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 120 हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी SnCl2, इस तरह अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो SO2, यहाँ पे अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो SO3 की एग्जांपल यहाँ पे आ सकती है। AB4 टाइप, अब AB4 टाइप में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे टोटल, चाहे वो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में या लोन पेयर की फॉर्म में, टोटल सम करेंगे तो वो 4 बनेगा। लेकिन कैटेगरीज इसमें 3 बनेगी। पहले नंबर पे जो फर्स्ट कैटेगरी है, जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर 0 होगा। जब ये सिचुएशन होगी तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, मॉलिक्यूलर शेप होगी, वो भी टेट्राहेड्रल ही होगी, टेट्राहेड्रल। याद रखना है जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अरेंजमेंट होती है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है वो सेम ही होती है। जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, एंगल होता है 109.5 यहाँ पे। एग्जाम्पल्स आप जो ग्रुप 4 है उसके हाइड्राइड और हेलाइड्स वगैरह, जिस तरह CH4 है, CCl4 है, SiH4 है या SiCl4 है, ग्रुप 4 के हेलाइड्स और हाइड्राइड्स इस ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे इसी के अंदर AB4 टाइप के अंदर
3 बॉन्ड पेयर वाला केस और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अगेन मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन जो मॉलिक्यूलर शेप है वो चेंज हो जाएगी। ये बनती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि मॉलिक्यूलर शेप के अंदर या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर तो इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं। तो बॉन्ड पेयर्स के लिहाज से इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनती है, और जो एंगल होगा वो लेस हो जाएगा, लेस देन 109.5 लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, क्योंकि आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं होती। एग्जाम्पल्स आप इसमें ग्रुप 5 जिस तरह NH3 है, NH3, या इस तरह से PH3 है या PCl3 है, ये सारी एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं जो ग्रुप 5 के हेलाइड्स या हाइड्राइड्स वगैरह। और लास्ट में इसी के अंदर लास्ट केस है जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। अगेन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगी, वो रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगी मॉलिक्यूलर शेप इसकी बनेगी वी शेप, या इसको एंगुलर भी कह देते हैं, एंगुलर, या इसको बेंट भी कह देते हैं। और एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, लेस देन 109.5। कितना लेस होगा वो डिपेंड करता होता है मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। तो एग्जांपल इसमें जिस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल है, इस तरह से H2S का मॉलिक्यूल है, तो इस ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं वो इसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। H2 टेलोरियम का हाइड्राइड, इस तरह सेलेनियम का हाइड्राइड, इस ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं वो इसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में हमने पूरा इसको डिस्कस कर लिया। अगर आपने शुरू से ये वीडियो देखी है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी जो पीछे हमने डिटेल से डिस्कस की हैं। उम्मीद है इस थ्योरी के जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश हो वहाँ पे कमेंट करके बता दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।